बांग्लादेश को तो हमने हरा दिया। न्यूजीलैंड में हमारा क्या हाल हुआ कि न्यूजीलैंड में हमने 8 मैचेस खेले जिनमें 7 हारे, सिर्फ 1 जीते। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले ही राउंड से बाहर हो गए। तो जब भी कोई मजबूत टीमें सामने आती हैं तो उस वक्त हमारी सलाहियतों का असल इम्तिहान होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल मिर्ज़ा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको मालूम है कि बांग्लादेश की जो टीम थी वो तो यूएई से भी हार के आ रही थी, यानी इस कदर कमज़ोर। वो तो यूएई तो वो टीम है जिसको किसी शुमार और कतार में नहीं रखा जाता था, तो उससे भी वो हार के आ रहे थे। तो उनको हराना तो कोई बात ही नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि पीएसएल के मैचेस उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ थी। तो इस पे किसी किस्म का भी जिसे कहते हैं गुरूर करना या कोई वो करना, खुशफहमी का शिकार होना कि भाई हम लोगों ने बांग्लादेश को हरा दिया और फिर डंके बजे हुए हैं कि भाई फलां ने सेंचुरी बनाई, फलां ने। तो ये तो असल टीम में जो दुनिया की टॉप टीम्स होती हैं उनके खिलाफ बिल्कुल आपने सही कहा कि जब टीमें आती हैं तो फिर असल में पता चलता है कि उनकी सलाहियतें क्या हैं, उन प्लेयर्स का कैलिबर क्या है। तो अभी तो हमें जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान किसी मेजर टीम के खिलाफ नहीं आएगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी जिस तरह से इंग्लैंड में परफॉर्म किया उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बिल्कुल ही वो किसी किस्म का रेजिस्टेंस इंग्लैंड को नहीं दे सके। और उसके बाद अलबत्ता अफगानिस्तान से सीरीज़ जो हो सकता है टफ हो, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी जो मामला चल रहे हैं उसमें जो एक धुलमुल यकीनी है उसकी वजह से भी जाहिर है उसका साइकोलॉजिकली भी प्लेयर्स पे असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ पॉलिसीज़ को डेफिनेट होनी चाहिए जिससे ज़रा इस्तेकाम आए। लेकिन आप ये इतने अरसे से आप क्रिकेट कवर करते रहते हैं, कहीं आपने देखा है कि सिलेक्शन कमेटी बगैर सरबराह के जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता है वो अकाउंटेबल होता है, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। यहाँ आप सिलेक्शन कमेटी हमने जो बनाई है और खासतौर पर अलीम डार दुनिया के सफ़े अव्वल के अंपायर में शुमार होता था, वो जो है वो अब सिलेक्शन करेंगे खिलाड़ियों का, और सिलेक्शन से पहले वो पीएसएल में अंपायरिंग भी कर रहे थे। मजे की बात है। तो जब तक कोई सिलेक्शन कमेटी का सरबराह नहीं होगा रिशाद साहब, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी फिर? नहीं जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये अलीम डार साहब का जब तकर्रुरी हुई थी तो इसमें न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर में कई लोगों ने इस पर बयान दिया कि अंपायर को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाने का ये कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यानी कोई इसमें लग रहा है कि कोई मेथड नहीं है जिसकी तरह से पीसीबी आगे बढ़ रहा है। और एक अभी आप देखिए कि जिन लोगों के नाम आ रहे थे कि नई सिलेक्शन कमेटी में कोई रिफ्रेशिंगली शायद नए चेहरे आए या कोई जो पहले इसका हिस्सा नहीं रहे, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वही म्यूजिकल चेयर चल रहा है कि वही खिलाड़ी किसी को घुसने नहीं देंगे। आकिब जावेद साहब जो बिल्कुल फ्लॉप हुए, उनके अंडर पाकिस्तान किस तरह हारा, न्यूजीलैंड की आपने मिसाल दी। तो अब उनको भी मुख्तलिफ रोल्स, कई हैट्स जिसे कहते हैं वो पहने हुए थे, कोच भी थे, मैनेजर भी थे, मेंटर भी थे और क्या क्या, लेकिन वो उसका फायदा क्या हुआ, तो वो नहीं कर सके। फिर वहाब रियाज साहब के बीच में बात हो रही। तो अब ये कि अब अगर कुछ नए लोगों को मौका दिया जाता और एक कॉम्पिटेंट सिलेक्शन कमेटी होती जो वाकई परफॉर्मेंस को जज करती ग्राउंड पर जाके प्लेयर्स के, तो फिर तो पता चलता कि अजहर अली या असद शफीक नजर आते हैं, कहीं नजर नहीं आते। ऐसा हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं ऐसा लगता है। लेकिन रिशाद साहब, जो सिलेक्शन कमेटी की हमने आप बात कर रहे हैं, सिकंदर बख्त को इस्लामाबाद बुलाया गया और वो उस मीटिंग में शरीक हुए जिसमें सलमान अली आगा थे, माइक हैसन थे, और फिर उसके उनका इनपुट भी लिया गया। और उस मीटिंग में ना तो असद शफीक को बुलाया ना अजहर अली को बुलाया गया। उसके अलावा सुनने में आया शायद सरफराज भी थे। फिर दूसरी जो मीटिंग हुई उसमें भी सिकंदर बख्त मौजूद थे और सरफराज जो थे वो वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से आए। तो अब 2 मीटिंग्स में इन दोनों को जो बुलाया गया, लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें सिलेक्टर नहीं बनाया गया तो एक और कमेटी बनाई जाएगी और वो इनकी सिलेक्शन को रिव्यू करेगी। तो कमेटी का खेल अगर खेलते रहेंगे तो उससे क्रिकेट दुरुस्त हो जाएगी? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं दुरुस्त होगी। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी चीज कि सरफराज अहमद जो है वो चीफ सेलेक्टर आ रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा ये मूव है, और क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं और बड़ा तजुर्बा भी है उनका। लेकिन वो अचानक ऐसा लगता है कि मतलब यानी जिसे कहते हैं कि मक्खी की तरह वो निकाल के कर दिया गया। तो ये जो मैंने जैसे कहा ना, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैं वो ही इसका मौजब बनती है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होती है। कभी अब देखिए बाबर और इन पर भी बात हो रही है कि बाबर रिजवान अभी तक अनसर्टनिटी के वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई ये अगर एक आपने कैंप लगाया और उसमें परफॉर्मेंस देखी कुछ प्लेयर्स की, एक तो 3 रोजा कैंप की का पर्पस समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि हमने बैचेस में तकसीम किया था कि 7-7 के 3 रख लिए थे कि पहले दिन 7, दूसरे दिन 7, 8, तो इस तरह से उन्होंने 22 खिलाड़ियों को
को बुलाया था। जी 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 हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा था कि उसमें अगर परफॉर्मेंस देख रहे हैं या किन बैट्समैनों ने, किन ऑलराउंडर्स ने बेहतर परफॉर्म किया, किन बॉलर्स ने, उसके हिसाब से टीम हो रही या फिर सिफारिशी पे हो रही टीम। हाँ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और ये आपको पता है, मुझको भी पता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खासा रहा है। यानी मैं ख्याल है कोई 70 साल की जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख अगर देखें तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी तरह काम करता रहा, इसी तरह चलता रहा। कोई डेफिनेट पॉलिसीज नहीं है, कहीं से कोई सिफारिश आ गई या कहीं से अचानक कोई तब्दीली आ गई तो किसी के कहने पर तो वो फिर पूरा उसकी रवैश ही चेंज हो जाती है। फहीम अशरफ अचानक आ गए टीम में, जैसे शादाब खान अचानक वाइस कैप्टन बन के आ गए, कप्तान के नाम में आ रहा था उनका। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। जी हाँ बिल्कुल। तो अब आप क्या देखते हैं, अब बांग्लादेश की तो चले निस्बतन कमजोर टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम भी निस्बतन कमजोर है, उसके कई खिलाड़ी अब दुनिया भर की लीग्स खेलने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। अब आप देखें 29 साल की उम्र में निकोलस पूरन ने ऐलान कर दिया वो क्रिकेट छोड़ रहे हैं, क्योंकि लीग फिर वहां पर हेनरिक क्लासन ने, साउथ अफ्रीका के कितना जबरदस्त प्लेयर है, उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो बहुत सारे दुनिया के ऐसे प्लेयर्स हैं। यहाँ पर भी वो जो एजेंट्स हैं प्लेयर्स के, उन्होंने खबर चलवा दी कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जो है वो जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा। मतलब एक लॉबी पाकिस्तान में इस तरह की चीजें, तो आप देखते हैं कि अब प्लेयर्स का तवज्जो तो उस तरफ चली गई है। और वेस्ट इंडीज की टीम निस्बतन कमजोर टीम है। अभी इंग्लैंड ने उसको 3 वनडे और 3 T20 में व्हाइट वॉश किया, तीनों, वो T20 भी हारा वेस्ट इंडीज और वनडे भी हारा। तो अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले को आप कैसे? जी हाँ, नहीं मैं मिर्जा ये समझता हूँ कि कोई खास अपोजिशन मिलने का मुझे नहीं इम्कान है कि लग रहा है कि कोई पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देंगे। सिर्फ ये हो सकता है कि क्योंकि उनके होम ग्राउंड पे सीरीज है तो हो सकता है कुछ नए खिलाड़ी अगर वो खिलाएं तो वो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज पैकेट साबित हो, वो तो एक चीज़ लग रही है। लेकिन ये कि वैसे वेस्ट इंडीज़ का जो बिल्कुल आपने सही कहा जो परफॉर्मेंस रहा है उस हिसाब से कोई बहुत फॉर्मेडेबल ऑपोजिशन वेस्ट इंडीज़ नहीं लग रहा कि साबित होगी। दूसरे कि मैं ये समझता हूँ कि माइक हैसन के आने की वैसे तो खुशाइंद बात है, मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन माइक हैसन साहब ने एक अजीब सा बयान दिया कि स्पेशलिस्ट का दौर ख़त्म हो गया है, जबकि दुनिया के जो रिनाउंड एक्सपर्ट्स हैं सारी कंट्रीज़ में वो ये कहते हैं कि ये चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, ये स्पेशलिस्ट का ही खेल है। चंद ऑलराउंडर्स होते हैं जो उसमें होते हैं जो हरफन मौला होते हैं, अदरवाइज स्पेशलिस्ट अब ये जो है वो स्पेशलिस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये बात भी देखनी पड़ेगी कि कितना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे।